The critical velocity of a liquid is that limiting value of its velocity of flow of its the critical velocity of a liquid is that limiting value of its velocity of flow up to which the flow is streamlined, up to which the flow is streamlined, up to which the flow is streamlined and above which the flow becomes turbulent. And above which the flow becomes turbulent. तो हमने ये देखा था कि अगर मान लीजिए हम टैप वाटर की बात करते हैं, हम अगर पानी ऑन कर देते हैं, टैप में से पानी निकलना शुरू होता है, पानी एक स्ट्रेट लाइन में जब तक गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है, हम बोलेंगे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ठीक, हमने पानी की स्पीड को बढ़ाना शुरू करा, बढ़ाते गए, वो तब भी स्ट्रेट लाइन में गिरता रहा, मतलब स्ट्रीमलाइन रहा तब तक भी। हम और बढ़ाते गए स्ट्रीमलाइन गया। एक इंस्टेंट ऐसा आ जाएगा, एक वेलोसिटी ऐसी आ जाएगी कि उसके बाद उस वेलोसिटी से जरा सा आप बढ़ा देंगे वेलोसिटी, तो वो पानी ना फैलना शुरू हो जाएगा, तो यानी कि पानी टर्बुलेंट फ्लो शुरू हो गया पानी का। और उससे अगर हम कम करेंगे तो वो वापस स्ट्रीमलाइन फ्लो शुरू हो जाएगा। तो हम ये बोलते हैं कि वो जो आखिरी पॉइंट होती है, वो जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वेलोसिटी की, जिससे ऊपर होते ही टर्बुलेंस शुरू हो जाता है और जिससे नीचे होते ही स्ट्रीमलाइनिंग शुरू हो जाती है, उस आखिरी वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोल देते हैं। टर्बुलेंस का मतलब ये है कि जहां पर पानी फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है, हमने टैप ऑन करा, तो हम टैप ऑन करते रहे। सोचो कि टैप ऐसा है जिसको हम ऑन करते ही जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हमारे पास ऑप्शन है। ठीक, तो हम उसको कर रहे हैं ऑन, तो पहले तो वो थोड़ा एक धार आ रही है बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन जब मैंने उसको ज्यादा ही उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी तो फिर वो फैलना शुरू हो गया चारों तरफ। ठीक है, तो वो जो पानी फैल कर गिरता है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं गिरता, उसको हम बोल देते हैं टर्बुलेंस या टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो एक क्रिटिकल वेलोसिटी वाटर की फ्लो की, जिसके ऊपर वो स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाए, उस वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। समझ गए? ठीक है, अब इसका भी एक डेरिवेशन देखेंगे हम। नोट करिएगा, डिडक्शन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर critical reduction of the expression for critical velocity इसमें नोट करिए, द क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब द क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग flowing through a tube depends on flowing through a tube depends on flowing through a tube depends on फर्स्ट लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा ऑफ द लिक्विड। सेकंड लिखेंगे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो density of the liquid rho
और थर्ड लिखें डायामीटर ऑफ द ट्यूब, कैपिटल डी। डायामीटर ऑफ द ट्यूब, कैपिटल डी। अब देखिएगा ये ना इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आप ये देखो, जैसे हमने डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके पहले वाला जो टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन करा था, सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी करूंगा। स्टोक्स लॉ का डेरिवेशन भी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला से करा था, वह वही सेम प्रोसीजर मेरे को यहाँ अपनाना है। तो हमने कहा कि क्रिटिकल वेलोसिटी है, जिसको हम वीसी बोल देते हैं, इज इक्वल टू के इंटू किस किस पर डिपेंड कर रहा है, ईटा, रो और डी। यहाँ लिख दीजिए ईटा की पावर स्मॉल ए, रो की पावर स्मॉल बी और कैपिटल डी की पावर स्मॉल सी। ठीक है, के कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट। ठीक, समझ में आ गया इतना? वो ईटा पर, रो पर और कैपिटल डी यानी कि डायमीटर ऑफ द ट्यूब, इस पर वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप वीसी, वीसी बेसिकली है तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की जो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -1, मास तो होता नहीं तो एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1, ये हो गया क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी इज इक्वल टू के। अब ईटा, ईटा का हमने डेरिवेशन करा था, वो था एम एल की पावर -1 टी की पावर -1, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हमने डिराइव करा था, ये डायमेंशनल फॉर्मूला। तो m1 एल की पावर -1 टी की पावर -1 की पावर ए, ये हो गया ईटा की पावर ए। उसके बाद देखिए रो की पावर बी, रो क्या है, रो होता है डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है, किलोग्राम। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो किलोग्राम क्या, मास, मास इंटू मीटर क्यूब, यानी कि एल की पावर -3, m1 एल की पावर -3 की पावर बी। ठीक है, समझ गए? अब डी क्या है, डी है डायमीटर, तो डायमीटर तो मीटर में ही होता है, तो मीटर मतलब लेंथ, तो केवल एल। तो ये हो गया एल की पावर 1 और इसकी पावर क्या हो गई, सी हो गई। दोबारा लिखिए m की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1 इज इक्वल टू के इंटू, अब जरा देखो m कहाँ कहाँ पर है, यहाँ और यहाँ। m की पावर 1 इंटू है मतलब m की पावर a, m की पावर 1 इंटू भी मतलब m की पावर b, तो m की पावर क्या हो गया, a प्लस बी, बिल्कुल सही। फिर l देखिए, l की पावर -a, l की पावर -3b, तो l की पावर -a -3b और प्लस का c, ये हो गया। और t की पावर -a, t की पावर -a। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इक्वेटिंग द लाइक पावर्स बोथ साइड्स। अर्जुन और अभिनव दिखाई दे रहे हैं? यस सर। ठीक है, इक्वेटिंग द लाइक पावर्स ऑन बोथ साइड्स। लाइक पावर्स क्या, m की पावर इधर a प्लस बी और इधर है 0, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलन। इधर l की पावर में क्या है, -a -3b प्लस c इज इक्वल टू 1, और इधर है -a इज इक्वल टू -1। तो यहां से माइनस से माइनस कट गया तो a की वैल्यू आ गई 1। अब a की वैल्यू 1 आ गई, तो अगर इसको इधर डाल दूं तो a की वैल्यू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो बेटा b की वैल्यू क्या आ गई, -1। a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई, अब इस बीच वाली इक्वेशन में डालकर c की वैल्यू निकाल दो। तो a की वैल्यू 1 है लेकिन आगे माइनस का साइन है, तो -1, -3 इंटू बी की वैल्यू -1 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो -1 प्लस 3 प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो 3 -1 क्या हो गया, प्लस का 2, उधर जाकर -2 हो जाएगा। c इज इक्वल टू 1 -2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो a b और c की वैल्यू हमारे पास आ गई। देयरफॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, देयरफॉर क्रिटिकल वेलोसिटी vc, ये क्या था, k
ईटा की पावर ए, ईटा की पावर 1 यानी कि ईटा की पावर 1, रो की पावर बी तो रो की पावर -1, और डायमीटर डी की पावर सी यानी कि -1, तो के ईटा अपॉन रो बी। Therefore, VC is equal to K eta upon rho D. K eta upon rho D. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे बेटा, रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, इसमें नोट करिएगा कि इट इज अ डायमेंशनलेस पैरामीटर it is a dimensionless parameter whose value decides the nature of flow whose value decides the it is a dimensionless parameter whose value decides the nature of flow of a liquid through a pipe, of a liquid through a pipe. Nature of flow of a liquid through a pipe, full stop. It is given by it is given by, हम ना इसको ऐसे लिख देते हैं, आर ई इज इक्वल टू, जैसे आपको याद होगा कि हमने स्टोक्स लॉ का डेरिवेशन करा था। स्टोक्स लॉ के डेरिवेशन में हमने ये बोल दिया था कि by some experimental observations this constant k comes out to be equal to 6 pi, तो वो 6 pi के बराबर आ गया था। ठीक है, यहाँ पर मैं इस कांस्टेंट k की बात ही नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो कांस्टेंट k है, ये कांस्टेंट k ही रेनॉल्ड्स नंबर कहलाता है। रेनॉल्ड्स नंबर ये कांस्टेंट k ही कहलाता है। तो बेसिकली मैं इसमें k की ही वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो k की वैल्यू कैसे निकलेगी, रो क्रिटिकल वेलोसिटी d, तो यहाँ पर हम बोलेंगे रो वेलोसिटी बोल दिया सिर्फ सिंपली v, रो वी डी अपॉन ईटा। इस कांस्टेंट k का ही नाम हमने रेनॉल्ड्स नंबर रख दिया, रो वी डी अपॉन, अरे सॉरी ईटा आएगा ना नीचे, रो वी डी अपॉन ईटा। ठीक है, और यहाँ पर आप ये नोट कर लीजिए कि ये सारी चीजें तो नोट करने की जरूरत नहीं है कि रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, डी क्या है, डायमीटर ऑफ द ट्यूब, और ईटा क्या है, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, ये तो सारी वही चीजें हैं जो हमने यहाँ पर देखी। ठीक है, ये सब लिखा ना कि ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और डी है डायमीटर ऑफ द ट्यूब, जिस ट्यूब में से पानी फ्लो कर रहा है वो वाली ट्यूब का डायमीटर। यहाँ पर नोट करके लिख लेना, इफ RE lies between 0 and 2000, if RE lies between 0 and 2000, मतलब RE is greater than equal to 0 and less than equal to 2000, if RE lies between 0 and 2000, the liquid flow is streamlined or laminar. The liquid flow is streamlined or laminar. Full stop. अगला नोट करें, if RE is greater than 3000,
The liquid flow is turbulent. The liquid flow is turbulent. तीसरा पॉइंट लिखें, इफ आर ई lies between 2000 and 3000, if RE is greater than 2000 and less than equal to 3000, the liquid flow is unstable. The liquid flow is unstable. उसके बाद लिखेंगे the exact value at which turbulence sets in a fluid is called critical Reynolds number. Exact value at which turbulence sets in a fluid, कि वो वैल्यू जिस वैल्यू पर, मतलब ये जो कांस्टेंट के है, ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है, इसकी एग्जैक्ट वो वैल्यू जहां पर टर्बुलेंस स्टार्ट हो जाता है, उस वाली वैल्यू पर जो रेनॉल्ड्स नंबर आता है उसको क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर बोल देते हैं. ठीक है, चलिए जी. तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्लियर और रेनॉल्ड्स नंबर क्लियर. रेनॉल्ड्स क्रिटिकल वेलोसिटी में जो हमारा कांस्टेंट के है, ये कांस्टेंट के ही बेसिकली रेनॉल्ड्स नंबर है. और इसमें क्वेश्चन के साथ में ये छोटी सी चीज पूछी जा सकती है कि अगर 0 से लेकर 2000 के बीच में हमारी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू है, तो जो लिक्विड का फ्लो है वो लेमिनार है या फिर स्ट्रीमलाइन है. स्ट्रीमलाइन फ्लो को लेमिनार फ्लो भी बोल देते हैं. 2000 से 3000 के बीच में है तो वो अनस्टेबल है, मतलब वो अभी धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंस की तरफ बढ़ रहा है. और 3000 से अगर ज्यादा हो गया तो इसका मतलब वो फ्लो आपका टोटली टर्बुलेंट हो चुका है. ठीक है. और जब कभी हम ये कहते हैं कि टर्बुलेंस जस्ट स्टार्ट हो गया है किसी लिक्विड में, टर्बुलेंस जस्ट स्टार्ट हो गया है, तो जब टर्बुलेंस सेट हो जाता है किसी लिक्विड में, मतलब जस्ट स्टार्ट होता है, तो उस टाइम जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है, रेनॉल्ड्स नंबर की उस वैल्यू को कहा जाता है क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर. ठीक है, समझ गए. इसके बाद सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगला जो हमको बर्नौलीज प्रिंसिपल करना है, बर्नौलीज प्रिंसिपल करने से पहले मुझे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये जानना बहुत जरूरी है. लास्ट ईयर भी सिलेबस में से हटा दिया था, लेकिन उसका एप्लीकेशन है. ठीक, इस बार भी हटाया हुआ है, लेकिन उसका एप्लीकेशन है, बिना उसके नहीं होगा. तो नोट करें, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है. इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, CONTINUITY. इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी में एक डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले.
ठीक है, इतना बनाइए बस, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। नेचर नेचर से पंगे मतलब। कितना अंतर है ना मैथ्स और फिजिक्स वाले बैच में। यहाँ एकदम शांति, मैथ्स वाले में शोर शराबा। नहीं, कई सर बार बच्चों इतनी का भी तो शांति हो फर्क जाती है है। कि नींद आने लगती है। क्या? सर बच्चों का भी तो फर्क है। बच्चों का फर्क है, हाँ। सर दो तीन बच्चे हैं सर। हाँ, वो तुम्हारे दोस्त। जी सर। चलिए जी, अब इसको ध्यान से समझना आप। इसमें ना 2-3 चीजें हम यूज करेंगे इंपॉर्टेंट। देखिए, हमने ये कहा कि अगर कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड इस तरीके की, मान लीजिए कोई बॉटल है, उसमें से वो फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने क्या बोल दिया? A1। और ये जो लिक्विड का एक सेक्शन है, ये जब सेक्शन है, मान लीजिए लिक्विड के हमने एक छोटे 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 ऐसे सर्कल्स मान लिए, ठीक है। वो सर्कल्स जो है ऐसे ऐसे फ्लो करते जा रहे हैं। तो मैंने कहा लिक्विड का एक ये सेक्शन है, ये इसकी वेलोसिटी है बेटा V1। V1। और ये इस पोजीशन से इस पोजीशन तक
इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचने में इसको लगता है टाइम डेल्टा टी। ये एक्चुअल में ऐसा है कि जैसे मान लो कि जैसे मान लीजिए मूली है, हमारे पास मूली होती है ना, और हमने मूली के छोटे 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 स्लाइस काट दिए। खीरा बहुत बढ़िया। तो जैसे खीरा है, खीरे को हमने हॉरिजॉन्टली लिटा रखा है और उसके छोटे 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 छल्ले वो काट दिए। तो सॉलिड में तो मेरे को समझ में आता है, लेकिन लिक्विड में समझ में नहीं आता कि मैं पानी को कैसे काटूंगा। ठीक, तो ये हम इमेजिन करते हैं कि लिक्विड के हमने सर्कुलर सेक्शंस वो काट दिए हैं। तो मैंने ये कहा कि ऐसे ही एक छोटा सा सर्कुलर सेक्शन है, वो सर्कुलर सेक्शन क्या हुआ, वो जो सर्कुलर सेक्शन है, वो सर्कुलर सेक्शन यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा, तो वो कितने टाइम में जाएगा, डेल्टा टी। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डेल्टा टी। ठीक है, वेलोसिटी v1 है और टाइम है डेल्टा टी इस सेक्शन का, इस पोजीशन तक पहुंचने में। समझ रहे हैं? तो फिर यहां से लेकर और यहां तक वाला जो लेंथ है, ये लेंथ कितना हो जाएगा, इसका एरिया मैं इधर लिख रहा हूँ A1। A1 इसका एरिया है। बता दो भाई, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। जब यहां से यहां तक जाने का टाइम इतना, वेलोसिटी इतनी, तो स्पीड इनटू टाइम अगर कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो गया v1 डेल्टा टी। ये समझ में आ गया? नहीं समझे? दोबारा बताता हूँ। मैंने ये कहा कि ये जो लिक्विड का एक छल्ला है, ये लिक्विड की एक रिंग है, ये रिंग यहां से और यहां तक पहुंच गई कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो टाइम आ गया मेरे पास। अच्छा, और ये जो लिक्विड का ये जो सेक्शन है, इसका वेलोसिटी कितनी है, v1। ठीक है, तो अगर मैं स्पीड में टाइम को मल्टीप्लाई कर दूं तो डिस्टेंस आ जाता है। अरे भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सॉरी, क्या लिख रहा हूँ मैं ये, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, और स्पीड क्या है, v1, और टाइम क्या है, डेल्टा टी। तो v1 डेल्टा टी क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक वाला डिस्टेंस। समझ गए? ठीक, क्या? अरे मैं अभी वेक्टर में नहीं पहुंचा, मैं अभी स्केलर में पहुंचा हूँ। अरे चलो ठीक है, भावनाओं को तो समझ गए, समझ में आ गया ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चलो जी, अब आगे देखिएगा। हमने कहा कि ये वाला जो है ना, इतना हिस्सा, इसको मैंने बोल दिया A2। ठीक, और इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी है बेटा v2। लेकिन टाइम सेम ले रहे हैं डेल्टा टी के। डेल्टा टी में यहाँ वाला जो लिक्विड का सेक्शन है वो यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ वाला लिक्विड का सेक्शन यहाँ तक पहुंच गया। तो v2 इंटू डेल्टा टी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। सही है कि नहीं? सही है, ठीक है। v1 डेल्टा टी और ये हो गया v2 डेल्टा टी। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ इसमें, अब नोट करिएगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। as we know that mass is equal to volume as we know that mass is equal to volume into density। तो mass of fluid that flows through, अच्छा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है ना, इसमें एक चीज और लिख दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। अगर ये समझ में नहीं आया तो समझिएगा। देखिए, हम जो यहां से लेकर और यहां तक वाला, वैसे तो ये एक बॉटल है जिसको हमने लिटा रखा है, ठीक, लेकिन अगर मैं यहां से लेकर और सिर्फ इतने पोर्शन की बात करूं कि यहां से और यहां तक जो ये पहुंचा है लिक्विड का सेक्शन, तो ये तो एक सिलेंडर है ना। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, उसका ये वाला सर्कल सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, अगर हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो वही करा है यहाँ पर, हमने वॉल्यूम को लिख दिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। ठीक, और डेंसिटी अपनी जगह है ही। ठीक है, और डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास क्या हो गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। समझ गए कि नहीं? ठीक है,
तो यहाँ पर मैं ये कह दूंगा कि therefore mass of fluid that flows through section A, mass of fluid that flows through mass of fluid that flows through section A in time delta t सेक्शन ए इन टाइम डेल्टा टी, ये जो पोजीशन है इसको ए बोल दीजिए, ये जो पोजीशन है इसको ए डैश बोल दीजिए, यहां पर लिख दो सेक्शन ए से ए डैश पहुंचने वाला जो सेक्शन है, जो एरिया है वो सेक्शन ए हो गया। इस वाली पोजीशन को, ये एरिया इसका A2 हो गया, एरिया A2 इधर मेंशन कर रहा हूं मैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। इस पोजीशन को बोल दीजिए B, इस पोजीशन को बोल दीजिए B डैश, और यहां से लेकर यहां तक वाला जो सेक्शन है ये हो गया सेक्शन B। तो मास ऑफ फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू सेक्शन A इन टाइम डेल्टा t इज इक्वल टू m1 मास क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सेक्शन A में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A1। हाँ, लेंथ क्या है, लेंथ यहां से यहां तक ये V1 डेल्टा t, ठीक है भाई। पाई आर स्क्वायर, और लेंथ एक तरह से क्या हो गया, सिलेंडर की हाइट ही तो हो गई, तो पाई आर स्क्वायर है तो उसकी वॉल्यूम हो गई, ठीक। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, लेंथ क्या है V1 डेल्टा t, V1 डेल्टा t। और डेंसिटी क्या, डेंसिटी आप मान लीजिए इसकी रो, क्योंकि लिक्विड तो सेम है, तो यहां से लेकर और यहां तक लिक्विड तो सेम है, तो लिक्विड की डेंसिटी रो वो भी सेम रहेगी, ठीक है। तो A1 V1 डेल्टा t, A1 V1 डेल्टा t रो। उसके बाद लिखे मास ऑफ फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू सेक्शन B, सिमिलरली mass of fluid that flows through section B in time delta t, m2 is equal to A2 into V2 डेल्टा t रो। समझ गए होंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, यहां से लेकर यहां तक लेंथ कितनी, V2 डेल्टा t, और जो डेंसिटी है वो तो सेम रहेगी रो, ठीक है। उसके बाद सीधी सीधी बात है कि कंजर्वेशन ऑफ मास, एक ये रूल पढ़ा होगा, ठीक। तो आप लिखें भाई कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर एक सेम पाइप में हमारा जो लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है, तो वो कहीं निकला नहीं और बाहर से कोई नया लिक्विड उसके अंदर आया नहीं, ठीक है। तो जो मास है वो मास हमेशा कंजर्व रहेगा, मतलब सेम रहेगा। तो हम ये कहेंगे भाई कंजर्वेशन ऑफ मास, भाई कंजर्वेशन ऑफ मास m1 is equal to m2, भाई कंजर्वेशन ऑफ मास m1 is equal to m2। हाँ, नहीं बराबर होगा, बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पर ना एक्चुअल में मेरे को बॉटल थोड़ी बड़ी बनानी चाहिए थी। क्या है कि सेम टाइम में ये जो सेक्शन है ये थोड़ा बड़ा है, ये सेक्शन थोड़ा बड़ा है, तो ये जो सेक्शन है ये डेल्टा टी टाइम में कम जो है कम दूरी ट्रेवल करेगा, लेकिन ये यहाँ पर जो सेक्शन है ये सेक्शन छोटा है, और ये उतने ही टाइम में थोड़ी ज्यादा दूरी ट्रेवल करेगा। तो इतने सेक्शन का मास और इतने सेक्शन का मास हमेशा बराबर ही होगा, ठीक है। हम देखेंगे सेम टाइम में, तो सेम टाइम में क्या है कि यहाँ पर क्योंकि एरिया जो है ना, जो इसका एरिया है मूवमेंट का, जो एरिया है, जो मूवमेंट का जो इसको एरिया मिल रहा है वो कम है, तो जब वो एरिया कम है तो वो वहां पर ज्यादा तेजी से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम उस ज्यादा वाले सेक्शन को लेंगे और कम वाले सेक्शन को लेंगे, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है लेकिन कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है लेकिन वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। तो वो दोनों चीजें जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, मतलब इक्वल ही होंगी वो, समझ गए।
अच्छा, तो m1 इज इक्वल टू m2 हो गया, तो m1 इज इक्वल टू m2 लिखो, क्या हो जाएगा, a1v1 डेल्टा टी रो इज इक्वल टू a2v2 डेल्टा टी रो। यहाँ पर रो से तो रो कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद उसके बाद हम ये कहेंगे कि अरे हाँ, डेल्टा टी से डेल्टा टी भी कैंसिल आउट हो गया, देयरफॉर a1v1 is equal to a2v2, a1v1 is equal to a2v2, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। It is also expressed as AV is equal to constant, कि भाई एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया इनटू वेलोसिटी, इन दोनों की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट ही रहेगी। हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर एरिया क्या था a1, वेलोसिटी क्या थी v1, तो a1 v1। हमने यहाँ पर देखा एरिया a2, वेलोसिटी क्या थी v2, तो a2 v2 a1 v1 a2 v2 के इक्वल है, यानी कि वो कांस्टेंट ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी। इसके बाद फिर से इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी का यूज होगा बर्नौलीज प्रिंसिपल में। बर्नौलीज प्रिंसिपल सिर्फ सिलेबस में मेंशन्ड है, लेकिन इसका यूज है आगे, इसलिए ये कराया गया है। बर्नौलीज प्रिंसिपल में मुझे ये भी देखना है कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, लिक्विड की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। जैसे वैसे तो सॉलिड में तो मेरे को मालूम है mgh है, लिक्विड में क्या होता है वो देखना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है लिक्विड में वो देखना है। एक्चुअल में क्या है कि याद रखने के लिए सीधा सीधा ये याद रखा जा सकता है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है सॉलिड्स में mgh, लिक्विड में m हटा दो रो लगा दो, रो जी एच। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी वहां पर होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगी हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक है, नोट करिए फटाफट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो, हेडिंग डालेंगे एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो। Energy of a fluid in a steady flow. A liquid in a steady flow, a liquid in a steady flow can have three kinds of energy. स्टडी फ्लो का मतलब कांस्टेंट फ्लो है, बहुत मतलब ऐसा नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है बस उसमें। A liquid in a steady flow can have three kinds of energy. फर्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, डेफिनेशन वही लिखेंगे इसमें भी सॉलिड्स वाली। द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ लिक्विड, द एनर्जी possessed by a liquid by virtue of its motion by virtue of its motion is called kinetic energy. इसमें
इसमें नोट करिएगा, सिंस के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, where m is the mass of the liquid and v is the velocity of the liquid. उसके बाद हम ये कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द लिक्विड। अगर हम ये कहें कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो पर यूनिट मास का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी को मास से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो यहाँ नोट करें, काइनेटिक एनर्जी के ई पर यूनिट मास ऑफ द लिक्विड। तो जो भी पर यूनिट होता है वही आपका डिवाइड में आ जाता है, वही डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास मतलब एक यूनिट मास में कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, इसको काइनेटिक एनर्जी को m से डिवाइड कर दो। तो हाफ एम वी स्क्वायर को हमने m से डिवाइड कर दिया, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो पर यूनिट मास आ गया हाफ वी स्क्वायर। मैं इसको डेंसिटी की टर्म्स में निकालना चाहता हूँ, डेंसिटी यानी कि रो की टर्म्स में निकालना चाहता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द लिक्विड इतना आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द लिक्विड, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द लिक्विड, ब्रैकेट में लिखिए ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी हेड, ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी हेड। ये बताओ, जब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास था तो काइनेटिक एनर्जी को मास से डिवाइड कर दिया, जब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट है तो उसको वेट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वेट क्या होता है, mg, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ डिनोमिनेटर में mg आना चाहिए था, वी स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2g। ये बता दीजिए, समझ गए भाई, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एम ना आकर एम जी आ जाएगा, तो एम से एम कट गया, तो वी स्क्वायर अपॉन 2g तो आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन 2g। फिर हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में आप क्या करेंगे कि ये हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आ गया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हाफ वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट वी स्क्वायर अपॉन 2g, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, हाफ स्मॉल एम अपॉन कैपिटल वी। याद रखना है, कैपिटल वी होता है वॉल्यूम के लिए, स्मॉल वी होता है वेलोसिटी के लिए। एम अपॉन वी मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। ये क्या हो गया, हाफ रो वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड निकाला जाता है और वो होता है हाफ रो वी स्क्वायर के इक्वल। यहाँ तक क्लियर। इसी तरीके से, हाँ, ये सिर्फ ये बताया गया है कि कुछ जगह पर मुझे वेलोसिटी हेड की जरूरत पड़ती है, तो वेलोसिटी हेड क्या होता है, वो ये होता है वी स्क्वायर अपॉन 2g। कई क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि आपको वेलोसिटी हेड दे रखा होगा, वहां पर वी स्क्वायर अपॉन 2g, ये ठीक। इसके बाद नोट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, आप सब लोगों का कल स्कूल का तो ऑफ होगा ना, कोई कल हिंदी का पेपर है, 10th का हिंदी का पेपर नहीं है, मैं मेरी ऑनलाइन क्लासेस है। 3 में। हाँ, तो तुम्हारे स्कूल वाले कर क्या रहे हैं।
एक मिनट, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मैं खैर मैथ्स वालों के लिए पूछ रहा था, हो सकता है कि मैं कल का ऑफ रखूंगा, ठीक है, कल का मैं ऑफ रखूंगा, हो सकता है ऐसा। और उसके बदले में संडे को भी इस बार क्लास नहीं ले पाऊंगा, संडे को भी कुछ काम है। तो नेक्स्ट वीक ही आपकी जो है एक्स्ट्रा क्लास नेक्स्ट वीक ही होगी, चांसेस हैं कि कल का शायद मैं ऑफ रखूंगा। आज रात तक मैसेज डाल दूंगा, ठीक है। कब? नहीं, कल कुछ नहीं हो पाएगा, अगर हुआ तो सब कुछ होगा, और अगर नहीं हुआ तो कोई भी क्लास नहीं होगी कल, ठीक है। चलिए जी, नोट करें, इसमें भी बिल्कुल वही कहानी है कि द एनर्जी possessed by a liquid by virtue of its position, the energy possessed by a liquid by virtue of its position, by virtue of its position is called its potential energy, is called its potential energy, ठीक है। PE is equal to mgh, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, जैसे हमारा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकाली थी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास क्या हो जाएगा, एम जी एच, अपॉन एम करा तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया जी एच, ठीक है। फिर करेंगे जैसे यहां पर निकाला था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, ऐसे यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो गया एच। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट के नीचे ब्रैकेट में लिखे हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल हेड, पोटेंशियल हेड। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एम जी एच अपॉन वॉल्यूम वी, तो एम अपॉन वी इसको अलग कर लो और जी एच को अलग, तो क्या हो गया, रो जी एच, रो जी एच, ठीक है। इतना करिए, प्रेशर एनर्जी नेक्स्ट टाइम करवाता हूँ। दूसरा एक चीज का ध्यान रखना सभी बच्चे, पहले से बता रहा हूँ आपको, ये परसों जो है, परसों नहीं सॉरी, हाँ परसों, ये 10 तारीख का आप देख रहे हो फिजिक्स का पेपर है, अब 14 तारीख को होगा केमिस्ट्री का पेपर, और 14 तारीख के बाद में जो टीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्री हो जाएंगे, क्योंकि बायो के टीचर्स भी कम है तो स्टूडेंट्स भी कम है, ठीक है। तो 14 तारीख के बाद में जितने भी 11th 12th, और ये भी आपको पता होगा कि जिस दिन पेपर हो रहा है उसी दिन शाम को 5 बजे से पहले पहले सारी कॉपियां चेक होकर सीबीएसई जा रही हैं, ये भी पता है। नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी इन दिनों थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि स्कूल में थोड़ा सा हमको रिलैक्सेशन सा मिला हुआ है, ऐसा आपको लग रहा होगा, ठीक नहीं है ऐसा कुछ, अभी भी टीचर्स लगे पड़े हैं। हो सर सकता है ऐसा अभी, बिल्कुल नहीं है सर। चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो आगे का बता देता हूँ मैं, 14 तारीख के बाद प्रेशर बढ़ने वाला है और बड़ी तेजी से बढ़ेगा, और एक चीज याद रखना, अपने टीचर से ना ये पूछ लेना कि हमें एक टेंटेटिव डेट दे दो, एक आइडिया दे दो हमको कि हमारे फाइनल एग्जाम कब होंगे। जो मुझे सर लगता हमें है पता है। 15 फरवरी से ऊपर नहीं बढ़ सकते, 15 फरवरी को वो एग्जाम करा ही देंगे, ठीक है। हाँ, शुरू कराकर और हफ्ते 10 दिन में खत्म करा देंगे, मतलब वो मार्च से ऊपर नहीं बढ़ेंगे, वो फरवरी के लास्ट डेज में ही हो सकता है आपकी 12th क्लास स्टार्ट करा दें। अरे मैं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि फरवरी के लास्ट डेज में ही कर देंगे, ठीक है। सर हमारे सर 25 या 26 फरवरी से हैं टर्म 2। मैं वही कह रहा हूँ कि 25 या 26 ना मानकर और 10-12 दिन पहले ही मान लो, ठीक है। तो हम भी यही लेकर चलेंगे कि 10 या 15 फरवरी जो है तब से आपके एग्जाम्स होंगे, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए आधा महीना इसका या 20 दिन इसके,
जो हमारा दिसंबर बचा हुआ है, और उसके बाद जनवरी है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप एक हफ्ता फरवरी का मान लो, ठीक है ना। तो इतने दिन में हमको सिलेबस थोड़ा स्पीड से खत्म करना है। और ये चीज मैं अब इस टाइम आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि कल ना मैंने एक्स्ट्रा क्लास ली थी, वो आप लोगों के लिए ही ली थी, और उस एक्स्ट्रा क्लास में ना 5 बच्चे थे बस ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आने में अगर रात को 9:15 बजे मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैं भी तो आपके साथ लगा हुआ हूँ ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि न्यूमेरिकल्स की भी इक्वल वेटेज है। तो इस वजह से मेरी ये कोशिश है कि आप एक्स्ट्रा क्लास जो है वो भी रेगुलरली अटेंड करें, ये नहीं कि 4-5 बच्चे हों उसमें, ठीक है। तो आप सभी के लिए, नहीं तो कहीं ना कहीं बैकलॉग हो जाएगा, पीछे छूट जाएंगे, ठीक है। और हमको वो लेनी ही पड़ेंगी एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। चलिए जी फिर, ओके। सर हाँ जी बताइए। सर केवी में सर 18 तारीख तक तो टर्म वन ही चल रहे हैं हमारे। दोबारा बोलो। सर 18 तारीख तक हमारे टर्म वन ही चल रहे हैं। एक मिनट में आपको कॉल कर रहा हूँ, मैं आपको 1 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। अच्छा राखी, तुम्हारा कौन सा स्कूल बता रहे तुमने? थैंक यू सर। अच्छा, तो पता कर लेना, पता कर लेना कि एग्जाम्स कब से है, क्योंकि आप ये मान लो कि सर 10 अगर मेरे होएंगे देना तो मेरे को ऑनलाइन पीडीएफ दे देंगे और मुझे करके देना है, मेरे को जाना चाहिए। मतलब उसका प्रेशर नहीं है। 11th में नहीं है, 12th में होगा बस। ठीक है, चलो ठीक है। तुम क्यों टेंशन में रहती हो? रखने को आना ना, हाँ, लेकिन साथ साथ करते रहो। तुम्हारी छुट्टी एक दिन कब होगी? दूसरी डेट को करो ना, टाइम अब 7 से 8, तो 5:30 से गाड़ी से मिले, 7 से 8 हुए, उसके अलावा भी टाइम मिले तो पढ़ लो। थोड़ा मोबाइल को दूर वाला, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए ओके।